हंसमुख फूल श्याओ हुआ एक सिंप है और उसकी बड़ी बहन भी एक सिंप है। सोते समय एक व्हाइट सिल्क स्टॉकिंग्स पहने मेरी बाईं ओर लेटी है और एक ब्लैक सिल्क पहने मेरी दाईं ओर लेटी है। बस कुछ दिन पहले मैं सिर्फ सिर उठाकर मून को एक बार ज्यादा देख लिया था। नतीजा यह हुआ कि बार के दरवाजे पर मैंने एक नशे में धुत सुंदर लेडी को पाया। उसने दावा किया कि उसके घर की कैट दरवाजा खोल सकती है और चाहती थी कि मैं उसे घर छोड़ने में मदद करूं। मैंने सोचा कि रास्ता तो वहीं का है, इसलिए मैंने काइंडली उसे सहारा दिया और साथ चलने लगा। किसे पता था कि महिला के खड़े होते ही वह पूरी तरह से मेरी आर्म्स में गिर जाएगी। मुंह में शायद कुछ अस्पष्ट बुदबुदा भी रही थी। यह स्थिति देखकर मैंने सीधे उसे प्रिंसेस कैरी किया और तेजी से उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में मैंने चुपके से अपनी बाहों में लिपटी महिला को देखा कि उसकी एक जोड़ी सुंदर आंखें मुझे ऑब्सेसिवली देख रही थीं। शर्म से लाल उसका चेहरा, तंग व्हाइट शर्ट और बॉडीकॉन स्कर्ट। क्या यह पूरी तरह से एक मैच्योर सायरन नहीं थी? जब मैं उसे बड़ी मुश्किल से उसके घर के दरवाजे तक ले गया तो वह बानेकल की तरह मुझसे चिपक गई, बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। लगातार अपना सिर मेरी चेस्ट पर रगड़ रही थी। मजबूरी में मुझे उसका चेहरा हल्का सा घुमाना पड़ा और पूछा, पासवर्ड क्या तुम्हें याद है? जियांग वानियन नशे में धुत थी। परिचित पासवर्ड लॉक को देखकर अनजाने में मुंह खोलकर बोली, पासवर्ड यंजुलिहू है, जल्दी फेमिलियराइज हो जाओ। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। घर में अंधेरा था। मैं उसे सोफा पर रखकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उम्मीद के विपरीत उसने अचानक मुड़कर मुझे दीवार से सटा दिया और साथ ही डोर भी बंद कर दिया। तुरंत अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन को पकड़ लिया, मेरे सिर को नीचे खींचा और वह खुद पंजों के बल खड़ी हो गई। अगले ही पल उसके नरम होंठ मेरे होंठों पर थे। मेरा दिमाग पल भर के लिए पूरी तरह ब्लैंक हो गया। वह ग्लू की तरह मुझसे चिपक गई थी। जितना भी धक्का दिया नहीं हट रही थी। इसी तरह 2.5 मिनट बीत गए। दरवाजे के बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई और उसके पीछे एक मधुर आवाज सुनाई दी, दीदी क्या तुम वापस आ गई हो? मैंने तुम्हें कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? ऊपर लगी लाइट तेजी से जल उठी। घर के अंदर के तीनों लोग एक दूसरे को देख रहे थे। मेरे नजरिए से सामने वाली लड़की ने एक व्हाइट सेलर सूट पहना था, नीचे काली स्कर्ट, सुंदर आंखें, देखी सुनी लग रही थी। रुको, क्या यह यूनहाई यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध स्कूल ब्यूटी जियांग वानवान नहीं है? और यह मेरी क्लासमेट भी है। हालांकि मैंने जियांग वानवान से कभी बात नहीं की, लेकिन इस साफ और सुंदर चेहरे को मैं कैसे भूल सकता हूं? उसने उसे दीदी कहा, तो क्या वे बहनें नहीं हैं? स्कूल ब्यूटी की बहन ने मुझे फ्लर्ट किया। इस पल में जियांग वानवान में उस दैनिक आइस विच वाली छवि कहां थी? वह तो पड़ोस की लड़की की तरह दरवाजे पर खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी बहन पंजों के बल खड़ी होकर दोनों हाथों से मेरी गर्दन पकड़े लाल चेहरे के साथ मेरे होंठों को चूम रही थी। जियांग वानवान ने मुझे देखा। हालांकि कुछ परिचित लगा, लेकिन तुरंत याद नहीं आया कि कहां देखा है। संक्षेप में कहें तो यह स्पष्ट रूप से एक सिस्टर एंड हर बॉयफ्रेंड का घर पर प्यार जताना था। यह सोचकर जियांग वानवान ने जल्दी से अपनी आंखों को ढक लिया, लेकिन उंगलियों के बीच से चोरी छिपे देखती रही। फिर हंसते हुए बोली, अरे अरे, पता चला दीदी अभी वापस नहीं आई हैं, तो मैं अपने रूम में सोने जा रही हूं। यह कहकर वह दोनों के बगल से निकलने ही वाली थी। जियांग वानवान की बात सुनकर तब मुझे प्रतिक्रिया हुई, यह कहां है कि उसने नहीं देखा? वह तो मुझे दीदी का बॉयफ्रेंड समझ रही थी। मैंने जल्दी से अपना मुंह हटाते हुए चिल्लाया, जल्दी मदद करो, तुम्हारी बहन नशे में है। अब उसे शराब का पागलपन चढ़ा है। अगर तुम चली गई तो मैं वास्तव में तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन जाऊंगा। यह सुनकर जियांग वानवान थोड़ी ठिठक गई। उसके तुरंत बाद उसे समझ में आ गया। जल्दी से आगे बढ़कर उसने अपनी बहन को मुझसे अलग किया। जियांग वानवान ने बहन को संभाला, चिंता से पूछा, दीदी तुम्हें क्या हो गया है? इस समय जियांग वानिन को थोड़ा होश आया। नशे में धुत होकर बोली, मुझे शावर लेने ले चलो। बात खत्म करके मेरी तरफ देखा। जियांग वानवान से बोली, यह मेरे फ्रेंड फंग युआन है। जियांग वानवान ने जल्दी से उसे बाथरूम की तरफ सहारा देकर ले गई और पीछे मुड़कर मुझे सोफे पर बैठने को कहा। मैं वहीं खड़ा 2-2 बार पछताया। अरे ये ऑकवर्ड स्थिति है,
आखिरकार लड़की के नशे में होने पर उसके घर में मौजूद होना और उसके द्वारा फ्लर्ट किया जाना, अगर नहीं जाऊं तो अजीब लगता है। खासकर बाथरूम से आती पानी की आवाज सुनकर कोई चारा नहीं था। चुपचाप सोफे पर बैठ गया। नहाने के बाद जियांग वानयिन का होश धीरे धीरे साफ होने लगा, लेकिन अभी की शर्मनाक घटना को याद करके चेहरा फिर से शर्म से लाल हो गया। जियांग वानवान ने अपनी बहन के चेहरे का रंग देखा। कभी कभी ग्राहकों द्वारा शराब पीने के लिए मजबूर किया जाता है। आज रात उसने केवल एक घूंट शराब पी थी और वह बहुत डिजी महसूस करने लगी थी। सौभाग्य से आज रात वह नायक मिल गया, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते थे। लेकिन कुछ बातें वह जियांग वानवान को बताना नहीं चाहती थी। अंत में झूठ बोल दिया। यह सुनकर जियांग वानवान ने तुरंत आई अंडरस्टैंड वाला भाव दिखाया। जियांग वानवान की चोरी छिपे मुस्कान को देखकर जियांग वानयिन कुछ कहना चाहती थी। अंत में धीरे से हम्म कहा। थोड़ी देर बाद दोनों बहनों ने नाइट गाउन पहने बाथरूम से बाहर आईं। जियांग वानयिन ने ब्लैक लेस सिल्क नाइट गाउन पहनी थी। परिपक्व सुंदरता झलक रही थी। जियांग वानवान ने सफेद खरगोश के पैटर्न वाली गुलाबी नाइट गाउन पहनी थी, पूरी तरह गर्ली शैली। इसके बाद दोनों सोफे के दूसरी तरफ बैठ गईं। जियांग वानयिन के चेहरे पर अभी भी थोड़ी लालिमा थी। धीरे से धन्यवाद कहा। शुक्रिया की जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। जियांग वानवान ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर मैं जियांग वानयिन की तरफ संदेह से देखने लगा कि उसने मेरे लिए नया आइडेंटिटी क्यों तैयार किया। लेकिन जियांग वानयिन की मासूम मदद की याचना वाली नजरें देखकर हालांकि नहीं समझा कि वह ट्रुथ क्यों छिपा रही है, लेकिन मदद करने के लिए मैंने हां में हां मिलाना तय किया। मैं फेंग युआन हूं, तुम्हारी बहन का कलीग। जियांग वानवान चुपके से, मन ही मन मैंने सोचा, फेंग युआन नाम और चेहरा कितना जाना पहचाना लग रहा है। क्या कॉलेज में कोई और भी है जिसके नाम का मतलब यही है? अंत में जियांग वानवान ने अपना परिचय दिया। मेरे मन में एक हेल्पलेस एहसास हुआ। अरे दीदी, हम तो क्लासमेट्स हैं, आखिर तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या सफाई दी है? जियांग वानयिन ने उस समय स्थिति को संभाला और बात बदलते हुए कहा, वानवान, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए बिग बाउल नूडल्स बना सकती हो? वही वाले जो बड़े और गोल हों। जियांग वानवान जानती थी कि उसकी बहन उसे यहां से हटाना चाहती है, फिर भी उसने मुंह बनाकर अग्री कर लिया। जैसे ही जियांग वानवान किचन में गई, जियांग वानयिन जल्दी से मेरे सामने बैठी और गंभीर होकर बोली, आज मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो बस स्मॉल फेवर था। मेरा चेहरा ऑकवर्ड देखकर जियांग वानयिन को अब भी की घटना याद आ गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ थैंक यू मनी देना चाहती हूं। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर मना किया। नहीं नहीं, वाकई इसकी जरूरत नहीं है। उसने जिद की। इतनी बड़ी मदद के लिए कुछ तो बनता है। अगर मैंने आज अपना मोबाइल साथ नहीं रखा होता तो तुम मेरी बहन की वीचैट आईडी ऐड कर लो, फिर मैं तुम्हें भेज दूंगी। जियांग वानयिन ने सोफे पर रखा जियांग वानवान का फोन उठाया। मैंने देखा कि वह मुझे उसकी बहन का वीचैट ऐड कराने के लिए डिटरमिन्ड है, तो मुझे हां कहना ही पड़ा। मैंने मन में सोचा, क्या जियांग वैनिन अब मुझे यहां से जाने के लिए कह रही है? जियांग वैनिन ने पूछा, क्या आप जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं आप लोगों के रेस्ट में खलल नहीं डालूंगा। उसने कहा, तो कम से कम ट्रांसफर तो स्वीकार कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में भेज दूंगी। यह कहते हुए मैं दरवाजे से बाहर निकल गया। जियांग वानवान ने दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी तो वह बाहर झांकने आई। उसे लगा कि शायद उसने कुछ स्पॉइल कर दिया है, इसलिए वह दौड़कर पीछे गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो वहीं स्टंड होकर खड़ी रह गई। मैंने अपने घर 602 के दरवाजे पर खड़े होकर पासवर्ड लॉक खोला और पीछे मुड़कर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखा। टिप की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। जियांग वानवान अपनी हंसी रोकते हुए बोली, ओ, तो फेंग भैया यहीं रहते हैं। तभी जियांग वैनविन भी दरवाजे पर आ गई। क्या हुआ वैनवान? जियांग वैनवान ने पॉट करते हुए अपनी बहन से कहा, दीदी, फेंग भैया तो हमारे सामने वाले घर में ही रहते हैं। जियांग वानयिन ने मुझे 602 के दरवाजे पर खड़े देखकर सरप्राइज्ड होकर कहा, क्या तुम यहीं रहते हो? जियांग वानवान ने पूछा, दीदी,
क्या तुम्हें नहीं पता था कि फांग भैया यहां रहते हैं? जांग वनयिन ने जवाब दिया, मुझे वाकई नहीं पता था। मेरा सिर और भारी हो गया। मैं चुपके से घर जाने की सोच रहा था, पर यह लड़की तो पीछे ही पड़ गई। स्थिति को संभालते हुए मैंने एक्सप्लेन्ड, मैं कुछ दिन पहले ही यहां शिफ्टेड हुआ हूं। यह सुनकर जांग वनवान की आंखें चमक उठीं। वाह, मेरे क्लासमेट ही मेरे पड़ोसी बन गए हैं। यह तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर उसने जियांग वैनिन से जिद की, हम कल फेंक भैया को घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं। उन्होंने तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाया है, तुम्हें उन्हें थैंक तो करना ही चाहिए। जियांग वनयिन मुस्कुरा दी। तो क्या आप कल हमारे यहां डिनर के लिए आ सकते हैं, हमारे पड़ोसी बनने के जश्न के तौर पर? मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहें वो मुझे मंजूर है। उस आइस क्वीन एरेजी स्कूल ब्यूटिया को अपने सामने मीठी आवाज में भैया कहते हुए देखकर मैंने सोचा, जाने दो, जो भी हो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन क्लासमेट होने वाली बात को मैं कैसे कवर अप करूंगा? वाकई बहुत बड़ी हेडेक है। उन दोनों बहनों को विदा करके मैं घर गया, फ्रेश हुआ और बिस्तर पर लेट गया। मैंने समय देखा, रात के 1 बजे बज चुके थे। मैं छत को घूरता रहा, करवटें बदलता रहा। आज रात बहुत कुछ हुआ था। आंखें बंद करते ही जियांग वैनिन के किस का दृश्य याद आ जाता और मेरा चेहरा फ्लश्ड हो जाता। वहीं दूसरी ओर जियांग वैनिन अपने बिस्तर पर लेटी आज की घटनाओं के बारे में सोच रही थी। अगर आज अफेंग युआन नहीं मिलता तो न जाने क्या होता। वह भी उस किस के बारे में सोचकर शर्म से लाल हो रही थी। अगर उसकी बहन पास में सोई नहीं होती तो वही ये बिस्तर पर फ्रस्ट्रेटेड होकर लुढ़क रही होती। उस रात हम तीनों में से 2 को तो नींद ही नहीं आई। अगले दिन दोपहर 11 बजे मैं क्लास में बैठा अपनी आखिरी क्लास का इंतजार कर रहा था। तभी ल्यू काय ने कहा, फंग युएन, तुम्हें पता है आज सुबह फिर से किसी ने जांग वनवान को प्रपोज किया। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, जांग वनवान को प्रपोज करना तो नॉर्मल है, वह इतनी ब्यूटीफुल जो है। लेकिन मेरे दिमाग में कल रात वाली वो मासूम सी झलक थी जब उसने मुझे भैया कहा था। पता नहीं स्कूल में किसी ने उसे कभी उस रूप में देखा है या नहीं। लियू खाई ने आगे कहा, मेन बात यह है कि उस लड़के ने कहा कि वह उसका पहला प्यार है, लेकिन मौके पर ही पोल खुल गई। जियांग वनवान ने ठंडे चेहरे से कहा, मुझे झूठ बोलने वाले सबसे नफरत है, और उसे एक स्लैब जड़ दिया। मैंने घबराकर पसीना पोंछा। हाँ, क्या सच में वह लड़का वाकई वियर्ड है? तभी काउंसलर ने ब्लैक बोर्ड पर खटखटाया, हेलो, क्लास शुरू होने से पहले अटेंडेंस लेते हैं। यह सुनकर मैं सीधे बैठ गया। मेरी नजर सामने वाली लाइन पर पड़ी जहां वह क्लासी लड़की शांति से बैठी थी। ओ माय गॉड, अगर जांग वनवान को पता चल गया कि मैं भी एक झूठा लायर हूं तो मैं उसका सामना कैसे करूंगा? जैसे ही मेरा नाम आने वाला था मैंने लियू का से कहा, ओल्ड लियू, जब मेरा नाम पुकारें तो तुम प्रेजेंट बोल देना, जब तुम्हारा नाम आए तो मैं बोल दूंगा, फिर मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाऊंगा। लियू काय मान गया। जब काउंसलर ने फांग युएन पुकारा तो लियू काय ने तुरंत हां कह दिया। उसी समय उसने महसूस किया कि कोई उसे स्टैरिंग कर रहा है। उसने देखा तो वह जियांग वनवान थी। लियू काय ने मुझसे कहा, फेंग युआन, मुझे क्यों लग रहा है कि जब तुम्हारा नाम लिया गया तो जियांग वनवान पीछे मुड़कर देख रही थी। मैंने डरते हुए एक्सक्यूजेस बनाए, कैसे हो सकता है, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा और उसका क्या संबंध हो सकता है? उसने कहा, तो फिर तुम अभी मेज के नीचे क्यों छिप रहे थे? मैंने कहा, मेरे जूते के लेस खुल गए थे। जब जांग वनवान वापस अपनी जगह बैठ गई तो मैंने राहत की सांस ली। नहीं, मुझे उसकी क्लास खत्म होने से पहले घर जाना होगा और उसकी बहन से बात करनी होगी ताकि वह मुझे ठीक से एक्सप्लेन कर सके। क्लास खत्म होते ही मैं उसके बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, फिर पिछले दरवाजे से भाग निकला और अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर घर की तरफ तेजी से निकल पड़ा। घर पहुंचकर मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। जांग वनयिन नीले रंग की सनड्रेस पहने दरवाजे पर आई। उसके पैरों में घर वाली चप्पलें थीं और वह एक डोमेस्टिक और कोमल लुक में थी। वनवान, तुम आ गए, जल्दी अंदर आओ, मैं खाना बना रही हूं। जियांग वनवान की आंखों में कुछ चमक थी, वह थोड़ी नर्वस लग रही थी। इस माहौल ने मुझे भी थोड़ा टेंस कर दिया। वनवान अभी घर नहीं आई है, तुम सोफे पर बैठो, मैं बाकी चीजें हैंडल करती हूं। जियांग वनवान किचन की ओर मुड़ गई। उस समय जांग वनवान वहां नहीं थी। मौका देखकर मैंने तुरंत बात छेड़ी,
जैसे ही मैंने कुछ कहना चाहा, मैंने नोटिस किया कि जियांग वानवान का चेहरा अचानक बदल गया। मैंने जल्दी से क्लैरिफाई किया, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो खास तौर पर तब आया जब वह नहीं थी, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जियांग वानवान का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने एक हाथ अपनी छाती पर रखा और पीछे हटते हुए पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं हड़बड़ी में 2 कदम आगे बढ़ा तो मुझे अपनी ओर आते देख जियांग वानवान घबरा गई। वह पीछे हटी, लेकिन उसने पीछे का सोफा नहीं देखा और सीधे उस पर जा गिरी। उसने तुरंत पास पड़ा कुशन उठाया और एक डरी हुई छोटी सी बच्ची की तरह व्यवहार करने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरा बर्ताव थोड़ा डरावना था, तो मैंने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, असल में मैं और जियांग वानवान क्लासमेट्स हैं। हम ज्यादा बातचीत नहीं करते, शायद इसलिए वह मुझे याद नहीं रखती। कल जो तुमने कहा कि हम कॉलीग्स हैं, मुझे वह ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम एक ही क्लास में साथ बैठते हैं, तो सच तो कभी ना कभी सामने आएगा ही। तुम लोग क्लासमेट्स हो, ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। योनहाई यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग हैं और मेरी बहन का क्लासमेट ही उसे बचाए। ये सोचकर जियांग वैनिन सोच में डूब गई। तो फिर मैं सीधे वैनवान को बता दूंगी कि मैंने तुम्हें नशे की हालत में सड़क पर पाया था। मैंने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कल जो पैसे मैंने ट्रांसफर किए थे, तुमने एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? वो वाकई उनकी जरूरत नहीं थी, मैं मुफ्त में। जियांग वैनिन के चेहरे पर हर्ट भाव आ गए। लेकिन कल हमने तय किया था, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रिपे कैसे करूं। उसे इतना उदास देखकर मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी, हालांकि मन में सोच रहा था, काश वो मुझे अपना जीवन ही सौंप देती। रिपे विथ हर लाइफ बॉडी। आधे घंटे बाद जियांग वानवान घर लौटी। उसने देखा कि मैं सोफे पर बैठा टीवी देख रहा हूं और किचन से खाना पकने की खुशबू आ रही है। एकदम हैप्पी फैमिली जैसा सीन। जियांग वानवान ने तय किया कि वह चुपचाप निकल जाएगी और हमें प्राइवेसी देगी। जब मैं मुड़ा तो देखा कि वह दबे पांव बाहर जा रही है। मैंने कहा, क्या कर रही हो? वह वहीं फ्रोजन होकर रह गई। किचन से जियांग वानिन ने झांक कर देखा, वनवान तुम आ गई, तुम बैठो, मैं खाना बना रही हूं। जियांग वानवान ने कहा, ठीक है दीदी, मैं फेंक भैया को एंटरटेन करती हूं। उसे अभी भी भैया कहते देख जियांग वैनिन ने सफाई दी। उस समय मुझे डर था कि तुम चिंता करोगी, क्योंकि फेंक युआन डन तब एक स्ट्रेंजर था। जियांग वानवान को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कल रात वे दोनों किस कर चुके थे। अगर बहन नशे में थी तो भी वह किसी अजनबी को किस नहीं कर सकती थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फेंक युआन से पूछ लो। मैंने साथ देते हुए कहा, हां, कल रात सच में मैंने ही वैन दीदी को सड़क पर पाया था। रास्ता वही था तो मैं उन्हें घर छोड़ आया। जियांग वानवान ने मन ही मन सोचा, गलत। पिछले 2 दिनों से दीदी हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहती थी, लेकिन आज फेंक भैया को घर देखकर वह इतनी खुश है, जाहिर है उसे उसमें इंटरेस्ट है। उन दोनों की कल रात की हरकतों को जोड़कर उसने निष्कर्ष निकाला, दीदी को पक्का फैंग भैया से प्यार हो गया है। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? उसे गहरी सोच में डूबा देख मैंने उससे सच बोलने का फैसला किया। एक और बात जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, असल में हम। तभी उसने बीच में टोकते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें फेंक भैया बुलाना जारी रख सकती हूं? मैंने कहा, नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि हम असल में। उसने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बहन, लिटिल सिस्टर कहूं? उसकी बड़ी बड़ी आंखों में टीयर्स जैसे भाव आने लगे। मेरा माथा ठनक गया, मैंने हार मान ली। ठीक है, जो मर्जी बुलाओ। जियांग वैनिन ने बस मुस्कुराकर छोड़ दिया। चूंकि खाना बनने में समय था तो जियांग वनवान ने हमें मोनोपोली खेलने के लिए कहा। शुरुआत में तो सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही जियांग वनयिन ने एक पनिशमेंट कार्ड उठाया, माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया। जियांग वैनियन कार्ड देखकर भ्रमित सी हो गई। उसने मेरी और वैन की तरफ देखा और उसका चेहरा टोमेटो की तरह लाल हो गया। तुमने क्या निकाला? उसने कहा, यह वाला नहीं, मुझे दूसरा ड्रा करने दो। जियांग वनवान ने झपट कर कार्ड छीन लिया। बाईं ओर बैठे पहले खिलाड़ी को 5 सेकंड तक किस करें। मेरा पानी का घूंट गले में अटक गया।
क्या ये कोई सीरियस गेम है? ये कैसी गेम खरीदी है तुमने? जांग वनयिन ने कहा, ये मेरे रूममेट ने दी थी, मैंने कभी नहीं खेला। जांग वनवान ने चहक कर कहा, नहीं, खेल के नियम तो नियम होते हैं। इत्तेफाक से मैं जांग वनयिन के बाईं ओर बैठा था, मतलब उसे मुझे से ही किस करना था। ये मौका जांग वनवान कैसे छोड़ती? जांग वनयिन मना करने वाली थी। उसे लग रहा था कि बहन के सामने ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। मैं भी असहज महसूस कर रहा था। यह सजा कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम थी। चलो इसे बदल देते हैं, मैंने कहा, लेकिन जांग वनवान ने जिद पकड़ ली। अरे तुम लोग तो पहले ही कर चुके हो, एक बार और सही। अगर किस नहीं करना तो गाल पर ही कर लो। बहन, तुम गेम के साथ चीटिंग नहीं कर सकती। जांग वनवान ने अपनी बटरिंग शुरू कर दी। ठीक है, जांग वनयिन ने धीरे से कहा। मैंने आंखें फाड़ कर देखा। उसका चेहरा एक पके हुए सेब की तरह लाल था। अपनी आंखें बंद करो, उसने धीरे से फुसफुसाया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कहने की जरूरत नहीं कि मैं एक्साइटेड था। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, मैं भी शांत हो गया। उसकी जानी पहचानी खुशबू करीब आई और फिर एक नरम एहसास मेरे गाल पर महसूस हुआ। वे 5 सेकंड मानो 5 मिनट जितने लंबे थे। जब वह खुशबू दूर हुई, तब मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। जांग वनयिन शर्म से इतनी लाल हो गई थी कि वह अपना सिर सोफे में ही छुपा लेना चाहती थी। वह बिना एक शब्द बोले वहां बैठी रही, अपनी उंगलियों से अपनी नाइट गाउन की किनारी को मरोड़ रही थी। तभी जांग वनवान ने इस ऑकवर्ड माहौल को तोड़ा। चलो चलो, पनिशमेंट पूरी हुई, खेल जारी रखते हैं। उसने पासा डाइस मेरे हाथ में थमा दिया। उसकी आंखों में मिस्चीवस चमक थी। अगली बारी जांग वनवान की थी। उसने उत्साह के साथ एक कार्ड पलटा, लेकिन उसका चेहरा तुरंत जम गया। उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल जांग वैनिन जैसी थी, वही चुप्पी। मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे लगा कि इस खेल के पनिशमेंट कार्ड्स में से एक भी डिसेंट नहीं है। क्या हम इसे छोड़ दें? यह बहुत ही अनरीजनेबल लग रहा है, मैंने कहा। लेकिन इससे पहले कि जियांग वानवान कुछ बोलती, जियांग वैनयान ने एक प्रतिशोधी मुस्कान के साथ कहा, वानवान, खेल के नियम तो मानने पड़ेंगे। अभी मैंने भी तो किया, तुम पीछे नहीं हट सकती। अपनी बहन की डरावनी आंखों को देखकर जांग वनवान रोने जैसी हो गई। उसने इस कार्ड को डिजाइन करने वाले को मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। अपने दाईं ओर बैठे खिलाड़ी को किस करें? जांग वनयिन ने कार्ड हाथ में लेकर जोर से पढ़ा। मेरा तो दम ही निकल गया। क्या यह गेम मुझे टॉर्मेंट करने के लिए ही बना है? जो भी पनिशमेंट आती है वह सीधे मेरी तरफ ही क्यों आती है? दोनों बहनें एम्बैरेस्ड थीं, लेकिन जांग वनयिन को अपनी पिछली वाली शर्मिंदगी याद थी, इसलिए उसने हार स्वीकार करने का दबाव डाला। उसने धीरे से जांग वनवान को धक्का दिया। जांग वनवान ने अपने होंठ भींचे, चेहरा लाल हो गया और फुसफुसाई, ठीक है, फेंक भैया, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मुझे चॉपिंग बोर्ड पर लिटा दिया गया हो। मैं अपनी आंखें बंद करके बस इंतजार करने लगा। अगली ही पल एक ताजी और मीठी खुशबू मेरे करीब आई। 2 सेकंड बीत गए, पर मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने धीरे से एक आंख खोलकर देखा तो जांग वनवान पंजों के बल खड़ी होकर किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके होंठ मेरी ठुड्डी चिन पर लगे। मैं चौंक गया। जांग वनयिन भी हैरान थी। जब जांग वनवान को एहसास हुआ कि वह कहां किस कर रही है, तो उसने तुरंत अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। पूरा कमरा फिर से ऑकवर्ड हो गया। जियांग वानवान ने खांसते हुए माहौल को संभालने की कोशिश की। उसके कान शर्म से लाल हो रहे थे। अब उसमें दोबारा कार्ड उठाने की हिम्मत नहीं बची थी। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि मेरी बारी आ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। बाईं ओर जियांग वैनिन थी और दाईं ओर जियांग वानवान। ये खेल कितना इनप्रोप्रिएट है ये अब सबको समझ आ रहा था। कार्ड पलटते ही हम तीनों की हालत खराब हो गई। अपने दाईं ओर बैठे खिलाड़ी की जांघ थाई को 5 सेकंड तक सहलाएं। नीचे एक छोटा सा नोट था, अगर स्कर्ट पहनी है तो जांघ खुली होनी चाहिए। हवा में सन्नाटा छा गया। मेरे दाईं ओर जियांग वैनिन बैठी थी। उसकी स्कर्ट का कपड़ा मुझे बहुत ग्लेयरिग महसूस हो रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और पास बैठी वैन वैन भी यह देखकर शॉक्ड थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। यह पनिशमेंट तो जैसे इसी पल के लिए बनाई गई थी। जियांग वैनियन के सिर से मानो भाप निकलने वाली थी।
मैंने इस डेमन ऑकवर्डनेस को तोड़ने की कोशिश की। चलो इस राउंड को छोड़ देते हैं। वान वान ने भी तुरंत मेरा साथ दिया। लेकिन हम सबके उम्मीद के विपरीत जियांग वैनयान ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वह सजा भुगतने को तैयार थी। उसने अपनी उंगलियों से अपनी स्कर्ट की किनारी पकड़ी और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया। एक सुंदर, मुलायम और गोरी जांग लाइट में चमक उठी। मेरा दिल जैसे एक धड़कन के लिए रुक गया। सब कुछ शांत हो गया, बस मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कांपते हाथों से मैंने अपनी उंगलियां उसकी घुटने के ठीक ऊपर रखी। पल भर हिचकिचाने के बाद मैंने 5 सेकंड के लिए उस गर्म त्वचा को सहलाया। जांग वानिन ने तुरंत अपनी स्कर्ट नीचे कर ली और अपनी बहन की तरह अपना चेहरा सोफे के कुशन में छुपा लिया। माहौल फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया था। हम तीनों के दिमाग में एक ही विचार था, इस गेम को हमेशा के लिए सील स्लैश बैन कर देना चाहिए। बिना कुछ कहे दोनों बहनें अपने अपने रूम में भाग गईं और दरवाजे बंद कर दिया। उस दम घोंटने वाली रात का अंत हो गया। मैं वहीं सोफे पर गिर गया। उस स्पर्श का एहसास मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था। अगली रात भी वैसी ही असहजता थी। इसे तोड़ने के लिए जांग वान वान ने कार्ड्स खेलने का सुझाव दिया और इस बार लक बेस्ड खेल चुना। उसने सोचा इससे वह हारने से बच जाएगी, लेकिन आधे घंटे बाद वह गलत साबित हुई। उसके चेहरे पर इतने सारे पेपर स्ट्रिप्स, स्टिकर्स थे कि उसे देखने में भी दिक्कत हो रही थी। वह रोने जैसी हो गई थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मैंने अपना सिर हिलाया। जियांग वैनिन अपनी बहन की इस हरकत पर हंसने लगी। तुम बहुत बुरी हो, लेकिन खेलती बहुत शौक से हो। जांग वान ने हार मान ली और अपनी चेहरे की स्ट्रिप्स उतारकर अपनी बहन के चेहरे पर चिपका दी। फिर उसने मेरी ओर उम्मीद भरी आंखों से देखा। मैं क्या कर सकता था? मुझे भी साथ देना पड़ा। मैंने भी अपना चेहरा आगे कर दिया। अंत में हम तीनों के चेहरे रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों से भरे हुए थे, जैसे 3 फनी किटन्स हों। एक दूसरे को देखकर हम जोर से हंसे और कल रात की सारी ऑकवर्डनेस गायब हो गई। वान वान ने उत्साह में अपना फोन निकाला और एक साथ सेल्फी लेने का सुझाव दिया। मैं बीच में थोड़ा झुककर खड़ा हुआ और वह और उसकी बहन बाएं से दाएं 3 सिर एक दूसरे से कसकर सट गए। चीज़ की आवाज के साथ यह पल फोटो में कैद हो गया। हम तीनों के चेहरे पर चमकती खुशी थी। मैं पूरी तरह संतुष्ट था। वैन वैन बहुत खुश थी और जियांग वैनयिन के चेहरे पर एक शाय टेंडरनेस थी। उसकी आंखों में इस गर्माहट के लिए एक गहरी चाहत झलक रही थी। फोटो को देखते हुए वह थोड़ी देर के लिए लॉस्ट सी हो गई। क्या यही वह घर नहीं था जिसका वह हमेशा से सपना देखती थी? वान वान के एक सुझाव ने हम तीनों के फोन के वॉलपेपर को एक जैसा बना दिया। मेज पर रखी 3 स्क्रीन पर एक साथ चमकती हुए फोटो देखकर हम और भी ज्यादा खिलखिला उठे। अगली सुबह मैं उसी वॉलपेपर के कॉलर आईडी से जागा। स्क्रीन पर उन 3 चेहरों को देखकर मेरी सारी नींद और थकान गायब हो गई। फ्रेश होने के बाद मैं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और जैसे ही मैंने दरवाजा देखा, मेरी आंखें चकाचौंध रह गईं। आज दोनों बहनों ने एक जैसी व्हाइट शर्ट और ग्रे प्लीटेड स्कर्ट पहनी थी। एक परिपक्व और सुंदर, दूसरी मासूम और प्यारी। वे एक साथ ऐसी लग रही थीं जैसे स्वर्ग से 2 ट्विन स्टार्स जमीन पर उतर आए हों, जो एक बेहद खूबसूरत नजारा बना रहे थे। वैन वैन अपनी बहन का हाथ पकड़कर मेरे सामने आई और गर्व के साथ अपने सिस्टर लुक को शो ऑफ करने लगी। मैं थोड़ा स्टंट था। मेरी नजरें उन पर टिकी थीं और मेरे मुंह से बस 2 शब्द निकले, बहुत बहुत खूबसूरत। मेरी नजरें इतनी इंटेंस थीं कि वे दोनों थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गईं। अपनी स्थिति का एहसास होते ही मैंने अपना चेहरा फेर लिया और खाना बनाने का बहाना बनाकर किचन में भाग गया। पीछे से उनकी नोइंग लाफ्टर की आवाज सुनाई दी। नाश्ते के बाद हम एक नए खुले मॉल की ओर निकल पड़े। दूरी ज्यादा होने के कारण हमने बस चुनी, लेकिन बस में चढ़ते ही मुझे अपने इस फैसले पर पछतावा होने लगा। उनकी खूबसूरती मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव थी। बस में बैठे लगभग हर किसी की नजरें, चाहे छिपकर या खुलेआम, इस बहन की जोड़ी पर टिकी थीं। वीकेंड होने के कारण बस खचाखच भरी थी। बैठने की जगह नहीं थी।
मैंने उन्हें खिड़की के पास खड़ा किया और खुद एक दीवार की तरह उनके सामने खड़ा हो गया ताकि उन्हें उन घूरती नजरों से शील्ड कर सकूं। मेरी बाहों के घेरे में एक छोटा सा सुरक्षित संसार था। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, भीड़ और बढ़ गई। मैंने उन्हें और करीब खींच लिया। तभी मैंने महसूस किया कि बगल में कोई बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से हमारी तरफ धकेल रहा है। खिड़की के पास जगह कम थी, वे पहले से ही वहां खड़ी थीं, इसलिए मुझे पता चल गया कि उस शख्स का मोटिव क्या है। मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और अपनी बॉडी से उन्हें पूरी तरह कवर कर लिया। उस आदमी को जब धक्का नहीं लगा तो वह उलटे गुस्से में आकर मुझसे बदतमीजी करने लगा कि मैं रास्ता क्यों रोक रहा हूं। मैंने उसे ठंडी और आइसी नजरों से देखा। जगह फुल है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि लोगों का ध्यान खींचे, एक विक्टिम जैसा व्यवहार करने लगा और मुझे उकसाने लगा। आसपास के यात्रियों ने स्थिति भांप ली और उसे घृणा से देखने लगे। बहनों ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वे भी इस वियर्ड हरकत से परेशान थीं। मैंने एक पल की शांति के बाद अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस तरह की हरासमेंट या हंगामा करना एक गंभीर क्राइम हो सकता है। मेरी आवाज तेज नहीं थी पर बिल्कुल साफ थी। वह आदमी तुरंत डर गया। तभी पास खाड़ी डीए एक महिला ने ड्राइवर से कहा कि वह पुलिस को कॉल करे। पूरा बस का डिब्बा उस आदमी के खिलाफ हो गया। वह पूरी तरह घबरा गया, पसीने छूटने लगे और जैसे ही बस रुकी वह बिना पीछे देखे वहां से फ्लड हो गया। मैंने मदद करने वाले यात्रियों को शुक्रिया कहा। पीछे मुड़ते ही मैंने उनकी आंखों में अपने लिए एडमिरेशन और चमक देखी। उस पल मेरे कंधों का बोझ और बढ़ गया, लेकिन मेरा मन एक अनप्रेसिडेंटेड सेटिस्फैक्शन से भर गया। उनकी सुरक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी थी। बस से उतरते ही वान वान उछलती हुई आई और मेरी तारीफ करने लगी। भैया, आप बहुत हीरोइक थे। जांग वनयेन भी चमकती आंखों से मुझे देख रही थी, जैसे मैं कोई सर्वशक्तिमान हीरो हूं। मैंने विनम्रता से हाथ हिलाकर बात टाल दी। मैंने उनसे पूछा कि पहले वे ऐसी स्थिति कैसे संभालती थीं। वैन वान ने गंभीरता से कहा, पैरों से। मुझे याद आया कि वह सांशॉ किकबॉक्सिंग क्लब की मेंबर है। मैंने उसे समझाया कि आगे से इतना इंपल्सिव न हो, जब मैं साथ हूं तो सब मैं संभाल लूंगा। वान वान ने सिर हिलाया और बहुत प्यारी मुस्कान दी। उसका भरोसा मेरे दिल को छू गया। मॉल में घुसते ही वे दोनों ऐसी खुश हुईं जैसे मछली पानी में आ गई हो। हमने गेमिंग जोन में बास्केटबॉल खेला, क्लॉ मशीन से खिलौने निकाले। मेरे फोन की गैलरी में वानियन की जीत पर खुशी वाली मुस्कान और वान वान की हार पर वह पुटी चेहरा कैद हो गया। तभी एक छोटा सा वाकया हुआ। एक लड़के ने वान वान को फ्लर्ट करने की कोशिश की। मैंने बिना सोचे उसे अपने पीछे खींच लिया और कह दिया, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर उस लड़के की नजरें शांत खद्दी वानियन की तरफ गईं, तो मैंने अनजाने में बोल दिया, यह भी मेरी गर्लफ्रेंड है। उस लाइन का असर मैसिव था। वह लड़का और उसके दोस्त पेल पड़ गए और वहां से भाग खड़े हुए। मेरे पीछे खदी दोनों बहनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल हो गए, जैसे वे ब्लश से फट जाएंगी। माहौल बिल्कुल फ्रोजन हो गया। मैं शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाने लगा और इस ऑकवर्ड टेंशन को तोड़ने के लिए उन्हें कपड़ों की दुकान पर ले गया। दुकान में वे फिर से अपनी एनर्जी में आ गईं। मैं जैसे ही एक स्टूल पर बैठा, उन्होंने मुझे खींच लिया। वान वान हाथ में 2 ड्रेस लेकर, एक ऑफ व्हाइट और एक सी ग्रीन, मेरे सामने आई और मुझसे पूछने लगी कि कौन सी ज्यादा सूटेबल है। मैंने जांग वानियन के उन कपड़ों में पहने होने की कल्पना की और बिना सोचे समझे कह दिया, वह जो भी पहने बहुत खूबसूरत लगती है। वान वान ने शरारत से अपनी बहन की तरफ आंख मारी, जैसे कह रही हो, देखा, मैंने कहा था ना। अपनी बहन की इस बात से वैनिन थोड़ी शाई हो गई। बात बदलने के लिए उसने अचानक पूछा कि वैन वान उन कपड़ डाढ़ों में कैसी लग रही है। मेरा दिमाग तेजी से चला। एक तरफ सफेद ड्रेस में वन वान की छवि थी और दूसरी तरफ हरे कपड़ों में वानियन की। मैंने बहुत स्पेसिफिक फीडबैक दिया। सफेद रंग में वन वान बहुत चुलबुली और प्यारी लग रही है और हरे रंग का परिधान वानियन की गरिमा और व्यक्तित्व को और भी निखार रहा है। मेरी इतनी सटीक तारीफ सुनकर दोनों की आंखों में एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वे कपड़े लेकर फिटिंग रूम में गईं और मुझे बाहर रुककर उनकी प्रशंसा करने को कहा। मैं मुस्कुराते हुए बाहर खड़ा रहा।
मन में थोड़ी उत्सुकता थी। कुछ ही पल बाद दोनों दरवाजे एक साथ खुले और उस नजारे ने मेरी सांसें थाम दी। सफेद ड्रेस में वनवान किसी ऐसी परी जैसी लग रही थी जिस पर धूल का एक कण भी न हो, और दूसरी ओर हरे परिधान में वानियन किसी पुरानी पेंटिंग से निकली हुई ग्रेसफुल लेडी लग रही थी। एक चंचल थी और दूसरी शांत। वे दोनों साथ में इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि नजरें हटाना मुश्किल था। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। सिर हिलाने के अलावा मेरे पास अपनी हैरानी व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मुझे इस हाल में देखकर बहनें फिर से थोड़ी एम्बैरेस्ड हो गईं। वे एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाने लगीं और कभी कभी मेरी तरफ देखतीं, फिर डरे हुए हिरण की तरह नजरें चुराकर नीचे देखने लगतीं। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और उस प्यारी, लज्जा से भरी तस्वीर को कैप्चर कर लिया। मेरी सलाह पर उन्होंने वे दोनों ड्रेस खरीद लीं। उसके बाद मैं उनका एक्सक्लूसिव अटेंडेंट और कपद्दा स्टैंड बन गया। मैं उनकी शानदार फैशन शो को देखता रहा और मेरा फोन की गैलरी भर गई। जब मेरे दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भर गए और पैर सुन्न होने लगे, तब भी वे पूरी तरह एनर्जेटिक थीं। जब मुझे लगा कि काम हो गया तो उन्होंने मुझे एक मेंसवियर शॉप में खींच लिया। उन्होंने मेरे लिए कपी डीढ़े चुनने का फैसला किया था। अब भूमिकाएं बदल गई थीं। दुकान में मौजूद बाकी पुरुष मुझे ईर्ष्या और जलन भरी नजरों से देख रहे थे। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता था। दो खूबसूरत बहनों के साथ शॉपिंग करना और फिर भी नखरे दिखाना, यह किसी लग्जरी से कम नहीं है। उन दोनों ने मेरे लिए जो ड्रेस चुनी, उसमें मैं एक सफेद टी शर्ट, डार्क चेक शर्ट और ग्रे जीन्स में एकदम फ्रेश और हैंडसम लग रहा था। उनकी आंखों में चमक थी और उन्हें मेरा लुक बहुत पसंद आया। जब मैं फाइनल कपडिढ़े लेकर काउंटर पर पहुंचा तो वैनिन ने उसे खुद पकड़ दच लिया और बिल चुकाने के लिए आगे बढ़ी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। वैनिन और वैनवान को विदा करने के बाद मेरा फोन बजा। यह लियू श्याओली आंटी का फोन था। उनकी आवाज संक्षिप्त और गंभीर थी। वाणियन को जहर देने वाला व्यक्ति मिल गया है, वो फलां फलां बार में है, अभी यहां आओ। मैंने तुरंत जूते पहने और बार की ओर भाग पड़ा। लियू आंटी दरवाजे पर ही इंतजार कर रही थीं। अंदर घुसते ही हमने देखा कि एक आकर्षक महिला, सॉन्ग मेयर, हमारे टारगेट लाई हिंगयू के पास बैठी थी। ली सिंगयू को अंदाजा भी नहीं था कि वह खुद एक शिकार बन चुकी है। वह अभी भी अपनी पुरानी बेइज्जती के गुस्से में था। जब सॉन्ग मेयर उसके करीब बैठी तो वह ब्रीवी किसी भूखे शाक की तरह उसकी ओर झपटा। उसकी आंखों में लालच भरा था। हम दूर से देख रहे थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद ले शिंगयू पूरी तरह इंटॉक्सिकेटेड हो गया। सही मौका देख सॉन्ग मेयर ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। ली शिंगयू ने चुपके से बार के चारों ओर देखा और फौरन सॉन्ग मेयर के ड्रिंक में कुछ मिला दिया। उसे लगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसका हर एक कदम कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। वापस आकर सॉन्ग मेयर ने वह ड्रिंक पी लिया और नाटक करने लगी। ली शिंगयू खुश होकर उसे सहारा देकर बाहर ले गया। लियू आंटी ने मुझे घर जाने को कहा, लेकिन मैं परिणाम देखना चाहता था। हम उनका पीछा करते हुए ली शिंगयू के होटल तक गए। जैसे ही उसने सॉन्ग मेयर को बिस्तर पर फेंका और उस पर झपटने वाला था, दरवाजा जोर से टूटा और पुलिस की एक टीम अंदर आ गई। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे और पत्रकारों की भीड़ डाक लग गई। जब उसका पिता वहां पहुंचा तो उसने अपने बेटे को हथक कद्दियों में और अपने होटल की बदनामी होते देखा। वह सदमे में वहीं गिर पड़ा। ये सब देखकर मेरा मन शांत हुआ। लियू आंटी ने मेरी ओर देखा। उनकी नजरें बहुत कोमल थीं। मैं गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे अपने सीने पर कुछ भारी महसूस हुआ। मैं हड्डबड्डा कर उठा और देखा कि जियांग वैनिन मेरे ऊपर लेटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने नाइट गाउन पहना था। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें आंसू भरे थे। वह मुझे खामोशी से देख रही थी। मैं घबरा गया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह कुछ नहीं बोली, बस आंसू टपकाती रही। फिर उसने धीमी और कांपती आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, क्यों? मैं समझ गया। वो वही बात कर रही थी जो लियू आंटी ने हैंडल की थी। क्या तुम्हें पता है, तुमने मेरे लिए जो किया, मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी में भी वापस नहीं चुका पाऊंगी। उसके आंसू मेरे गालों पर गिर रहे थे। वे बहुत गर्म थे। मैं कुछ बोल नहीं पाया तो उसने अपना सिर झुकाया और अपने कोमल, गर्म और नरम सॉफ्ट लिप्स ने मेरे उन सभी शब्दों को रोक दिया जो मैं सफाई देने के लिए कहना चाहता था।
मैं फिर से फोर्स्ड किस का शिकार हो गया हूं। मेरे दिमाग में यह ख्याल आया। मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब उसकी आंसुओं से भीगी हुई आंखों और चेहरे को देखकर और उसके उस चुंबन में छिपी गर्मजोशी, ग्रैटिट्यूड और निडर जज्बात को महसूस करके मैंने सारी उलझनें पीछे छोड़ दी। मैंने अपने दोनों हाथों से उसकी पतली कमर को कस कर पकड़ा और उसके चुंबन का पैशनेट जवाब देने लगा। जब हम अलग हुए, जियांग वन्यन हाँफ रही थी और उसके चेहरे पर आखिरकार एक प्यारी सी लालिमा आ गई थी। कुछ देर पहले उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस इंसान को चूमना जो उसे सबसे ज्यादा पीस ऑफ माइंड देता है। लेकिन अब होश में आते ही उसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम शाइनेस महसूस होने लगी। जैसे ही उसने मुझे चूमा, वह भागना चाहती थी, पर मैंने अपनी बाहों को और कस लिया और उसे अपनी गोद में जकड़ लिया। उसकी लाल गालें, उसकी तेज सांसें, वह पिछली उत्तेजना कम हो गई थी और अब बस शर्म बची थी। उसके उस घबराए हुए रूप को देखकर मेरी आवाज थोड़ी हस्की और हल्की हंसी के साथ निकली। इस बार को मिलाकर तुमने मुझे 2 बार जबरदस्ती चूमा है। वह और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। वह मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए उसने अपना सिर मेरी गर्दन में छुपा लिया। उसकी सांसों की वॉमत मेरी त्वचा पर महसूस हुई। उस बात ने बिजली की तरह मेरे शरीर के हर कोने में सनसनी पैदा कर दी। मेरे अंदर का एक सोया हुआ जानवर जैसे जाग उठा। मैंने एक पल में टम्बल्ड ओवर किया और अब मैं उसके ऊपर था। हमारी जगह पूरी तरह बदल गई थी। क्या तुम? उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसके छोटे हाथ बेबसी से मेरी छाती को धकेल रहे थे। वन्यन दीदी, मुझे चूमकर अब भागना चाहती हो? ऐसा नहीं चलेगा। मैंने अपने अंदर उठती हुई डिजायर्स को काबू किया और उसकी नम आंखों को देखते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ एक एक शब्द बोला। तो तुम्हें और क्या चाहिए? बस मुझे एक बार और देखो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसने मेरी बात मान ली और हार मानकर अपना सिर घुमाया। धीरे धीरे शर्म के साथ अपनी आंखें खोली। आखिरकार अनजाने में ही उसने मेरी गर्दन को बाहों में लपेट लिया। उसके दिमाग में सब कुछ ब्लैंक हो गया था। बस मेरी जानी पहचानी और आरामदायक खुशबू बची थी। पता नहीं कितनी देर बाद मैंने उसे रिलक्टेंटली आजाद किया। अपना चेहरा ढककर वह एक डरे हुए छोटे हिरण की तरह मेरे कमरे से बाहर भाग गई। मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। मेरी उंगलियों के पोरों पर अभी भी उसके होंठों की नरमी महसूस हो रही थी। हमेशा पैसिव नहीं रहना चाहिए। अभी की मेरी अग्रेशन एक्टिव मूव हालांकि इंपल्सिव थी, लेकिन यह बहुत ज्यादा स्वीट महसूस हुई। इसे फिर से करने का मन कर रहा है। जब वान वान सोकर उठी तो उसे हमारे बीच चल रही उस हिडन टेंशन की भनक तक नहीं लगी। वह हमेशा की तरह ऊर्जा से भरी हुई मेरे किचन में घुसी। उसने मुझे लंच बनाते हुए देखा, जबकि जियांग वैनिन अपना सिर झुकाए चुपचाप उसकी मदद करने अंदर आई। छोटा सा किचन अचानक बहुत शांत हो गया। हम दोनों अपने अपने काम में टैसिटली लगे हुए थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब मसाला निकालते समय मेरा हाथ गलती से उसके हाथ से छू गया तो वह करंट लगने की तरह तुरंत पीछे हट गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मन में ख्याल आया, क्या वह मुझसे नाराज है? क्या मैं सुबह बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो गया था? और शायद वह भी मन ही मन यही सोच रही थी कि वह अब मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सकती। यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए 1 के लाइक और कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट